हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्मित ने उसकी बात सुनी तो पर उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। कार्तिका की कार के पीछे अस्मित के लिए दूसरी कार रखी थी। दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। अब से कार्तिका आज़ाद थी। वह वो सब कर सकती थी जो वह करना चाहती थी। वहीं एक होट के रूम में अधीर गुस्से से सारी चीजें तोड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अस्मित बच गया। तभी दरवाजा नॉक हुआ। अधीर गुस्से से चिल्लाया, निकलो यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए। अधीर के मना करने का बाद भी दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। अधीर जैसे ही पीछे मुड़ा उसके सामने गन थी। कैप पहने उस शख्स ने सर उठाकर अधीर को देखा। ए कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना था? तुम्हें अस्मित ने भेजा है ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? पैसे किसे चाहिए? मुझे तो बस तुम्हारी जान चाहिए। आवाज सुनकर अधीर की आंखें फैल गई। इससे पहले वह कुछ करता गोली सीधा जाकर उसके सीने पर लगी। मारा तो नहीं है, लेकिन अब मर ही जाओगे तो क्या ही बुरी बात है। बड़बड़ाते हुए वह वहां से निकल गई। रात का वक्त, अस्मित का घर। अस्मित का अब फ्री हो चुका था। उसके काफी सारे कामों के बीच अस्मित का फोन बजा। फोन कान से लगाने पर किसी की रोती हुई आवाज आई, असी अधीर अधीर। अस्मित की अंगुलियां रुक गई। मैं अभी पहुंच रहा हूं। कहते कहते अस्मित उठा कि उसे कार्तिका की बात याद आई। कार्तिका। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्तिका अपने पापा और बच्चों के साथ खड़े थी। उसकी कंपनी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, इसलिए कार्तिका वहां जा रही थी। इंडिया, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, जिससे कार्तिका अपने परिश्रम के साथ शायद हमेशा के लिए भारत से चली गई। एक साल बाद क्वींस एम्परर में अफरा तफरी मची हुई थी। एक कारण था कि उनकी सीईओ आज इंडिया वापस अपनी कंपनी में हो रही ग्रोथ देखने आ रही थी। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए क्वींस एम्परर में इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे लोग जल्दी ही नीचे गेट पर सीईओ के वेलकम के लिए जा चुके थे। दूसरी बुरी बात यह थी कि सीईओ अभी पहुंची भी नहीं थी और किसी ने कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। क्या कर रहे हो तुम सब, जल्दी हाथ चलाओ। लगता है मुझे इस कंपनी से निकलवाकर ही छोड़ोगे तुम सब। एक मिडिल एजेड आदमी अपना चश्मा ठीक करते हुए गुस्से में इधर से उधर फिर रहा था। आज सीईओ आ रहे हैं और आज ही यह सब हो रहा है। पता नहीं क्या होगा अब। तभी हॉर्न की तेज आवाज के साथ 2 बार अलार्म बजा। शर्मा आप जाए। वाइस प्रेसिडेंट को ना देखकर कहीं हम ज्यादा ना फंस जाए। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे एक लड़के ने कहा। शर्मा अपना चश्मा निकालकर शीशे की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हुए बोले, वाइस प्रेसिडेंट तो तब रहूंगा ना जब ये सब स्टाउट होगा। अरे शर्मा जी, आप 36वें माले से नीचे क्या देख रहे हैं? चश्मा तो आपने खाली नाम का लगा रखा है। वैसे तो 36वें माले से भी आप सब कुछ देख ही रहे हैं। बदतमीजों, काम करो अपना। अगर यह हैकर पकड़ा नहीं गया ना, तुम्हारी खाल निकाल लेनी है मैंने तुम लोगों की। शर्मा जी ने गुस्से से कहा। वहीं क्वींस एम्परर के बाहर काफी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। एक चांद सा लड़का अपना कोट ठीक करते कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए अपने पीछे खड़ी के पास गया। कार का दरवाजा खोलने पर एक शख्स कार से बाहर निकली। सबको लगा था ड्रामा के ब्यूटीफुल सीन की तरह कोई हैंडसम लड़का अपना कोट सेट करते हुए निकलेगा। वह लड़कियां अपनी आंखें सेकेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्लैक लूज फिटिंग बिजनेस सूट एक खूबसूरत लड़की उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। आंखों पर हल्के नीले चश्मे चढ़ाए। कार्तिका एक हाथ में अपना फोन लिए खड़ी थी। वहां खड़ा हर एक शख्स अपनी जगह पर जम चुका था। बॉडीगार्ड्स के बीच घिरी उनकी बॉस काफी ब्यूटीफुल थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था जो खूबसूरती उनके सामने खड़ी, वो वाकई थी या ये सब बस वो सभी देख रहे हैं। प्रज्ञान ने अपना गला साफ कर सबका ध्यान तोड़ा। कंपनी का मैनेजर जल्दी से आगे आया। उसके हाथ में सफेद गुलाब का गुलदस्ता था, जिसे उसने कार्तिका की तरफ बढ़ाकर वार्मली उसका वेलकम किया। बॉस, हमें काफी आभारी है जो हम सब आपको देख पाए। वेलकम वेलकम। प्रज्ञान ने आगे बढ़कर वह गुलदस्ता पकड़ा। मैनेजर आगे चलते हुए कार्तिका से कुछ ना कुछ बातें कर रहा था। कंपनी काफी बड़ी और खूबसूरत थी। चारों तरफ नजर फिराती हुई कार्तिका की आंखें एक कंप्यूटर पर आकर रुकी। कार्तिका के चारों तरफ का और ठंडा होने पर मैनेजर चुप हुआ। उसने कार्तिका की नजरों का पीछा किया तो सामने कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक आउट हो रही थी। उस पर वेलकम लिखा हुआ साफ दिख रहा था। सिक्योरिटी रूम। कार्तिका के मुंह से यह शब्द निकले और मैनेजर के माथे से पसीना टपकने लगा। स्लाइवा निगलते हुए वह कार्तिका को रास्ता दिखाने लगा। वहीं सिक्योरिटी रूम में एक लड़का बोला, शर्मा जी, हैकर ने अपने लिए मसाज छोड़ो है। शर्मा जी जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आई। वोंट यू वेलकम मी? ये कैसा मसाज हुआ? तभी दरवाजा खुला। सब डर गए। दरवाजे पर कार्तिका को देखकर शर्मा जी डर गए।
बॉस ये बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे हम ठीक कर लेंगे, उन्होंने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। कार्तिका उनकी बातों को नजरअंदाज कर कंप्यूटर के सामने आई। सभी अपनी जगह से उठ चुके थे। कार्तिका कुर्सी पर बैठ गई। आई टोल्ड यू दैट इफ वी मीट अगेन वी विल बी एनिमीज, लिखने के बाद वह बोली, वायरस है कोई? शर्मा जी ने जल्दी से अपने बगल में खड़े लड़के की तरफ देखा। लड़का बोली, बॉस अभी अनरेडी वायरस ही है, उसे तैयार करना बचा है। गिव इट टू मी, कार्तिका ने कहा। लड़के ने डरते डरते पास के कंप्यूटर से लगी एक पेन ड्राइव कार्तिका का सामने रख दी। कार्तिका ने कुछ देर कंप्यूटर पर कोडिंग की, जिसके बाद वह पेन ड्राइव लगाकर उसने वहां पड़ी दूसरी पेन ड्राइव भी कंप्यूटर से लगा दी। सभी कार्तिका को देख रहे थे। वह गलत करे या सही, कौन उससे क्या ही कह सकता था, इसलिए सब बस उसकी हरकतों को देख रहे थे। कार्तिका को लगभग 10 मिनट और बीत गए और अचानक सभी कंप्यूटर्स के साथ लाइट भी चली गई। सभी डर गए। 5 सेकंड्स बाद लाइट वापस आ गई और कंप्यूटर पूरे ब्लैंक दिखने लगे। कार्तिका कुर्सी से उठते हुए बोली, पेन ड्राइव में कंपनी का डाटा है, आगे से यह गलती नहीं होनी चाहिए, कहकर कार्तिका वहां से चली गई। अपने कैबिन की ग्लास वॉल से सामने दिख रही दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी को घूरते हुए कार्तिका बोली, हम फिर सामने हैं। 31 एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिससे अंधेर कमरे में सोई एक परछाई बिस्तर पर उठ बैठी। डर से माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। हड़बड़ाकर चारों तरफ नजरें फिराते हुए उसकी नजर बिस्तर के सेड में रखे पानी के ग्लास पर पड़ी। एक सांस में पूरा पानी पीने के बाद उसे कुछ ठंड का एहसास हुआ। पानी काफी ठंडा था। आंखें बंद करने पर उसका सर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। बिस्तर से उठने पर उसकी नजर चारों तरफ दिखी, जहां ढेर सारी सफेद मोमबत्तियां जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के मरने का मातम मनाया जा रहा है। उन मोमबत्तियां के बीच से होते हुए उसकी नजर अचानक आईने में बन रहे खुद के रिफ्लेक्शन पर पड़ी। अच्छी खासी हाइट, खूबसूरत काली गहरी आंखें, छोटा पसीने में भीगा मासूम चेहरा जो फिलहाल कुछ सफेद पड़ चुका था। पतला शरीर, हल्की सफेद चिकनकरी अनारकली सूट काफी खूबसूरत लग रहा था। लाल होठ जो अभी सूख चुके थे। खुद को आईने में देखते हुए उसने पलकें तक नहीं झपकाए। इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। उस हल्की रोशनी में धीरे से कदम उठाकर वह आईने के पास गई। अपने चेहरे को हाथ से छूने पर उसे यकीन ही नहीं हुआ यह उसका चेहरा है। अपने हाथों के साथ खुद को देखते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वह रेस्टलेस होने लगी। खुद को पागलों की तरह छूते हुए वह बार बार आईने में बन रहे अपने अक्ष को देख रही थी। ये मैं कार्तिका, मैं यहाँ, ये मैं नहीं हूँ। अभी ही तो मेरी कंपनी भारत में इतनी सुंदर, ये क्या है? क्या हो रहा है? परेशानी में चिल्लाते हुए कार्तिका कमरे में इधर से उधर चल रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जमीन पर लगी वह सफेद मोमबत्तियां उसके नाजुक पैरों को जला रही है। खुद को देखते हुए वह लगभग बेहोश होने वाली थी। वहीं कमरे से हो रही आवाजों की वजह से किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कार्तिका में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह सके या कुछ कदम आगे बढ़कर दरवाजा खोल सके। वह परेशान जमीन पर जल रही उन मोमबत्तियों में गिरने वाली ही थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। कोको बेटे, तुम्हें होश आ गया? संभाल कर, कहते हुए उस औरत ने कार्तिका के हल्के शरीर को सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। अपना नाम सुनकर कार्तिका बिना ज्यादा सोचे जल्दी से उनके गले लग गई। माँ, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर दर्द कर रहा है। सर में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, वह रोने लगी थी। ना बेटे, रोते नहीं, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कार्तिका की पीठ थपथपाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश की। कार्तिका सुबकते हुए उनके गले से लगी रही। एक अजीब सा सुकून वह महसूस कर रही थी। तभी उस औरत ने उसे पीछे किया। उन्होंने जल्दी से कार्तिका के हाथ से निकल रहे खून को साफ कर इफ ड्रिप दोबारा लगाए। कार्तिका को बिस्तर पर सुलाकर उन्होंने पीछे लगी मशीनों पर उसकी रीडिंग्स देखा। कार्तिका हैरानी से सब देखा, उसे पहले ये चीजें दिखी ही नहीं थी। ना वह खून की थैली, ना ही अपने हाथों में लगी ड्रिप जिससे अभी खून की बूंदें निकलकर उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। कार्तिका ने जब दोबारा उस औरत को देखा तो वह तुरंत उन्हें पहचान गई। वो मुद्रिता राठौर थी, उस लड़के की माँ, जिस लड़के को डिस्क्राइब करने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। मुद्रिता अस्मित राठौर की माँ थी। हड़बड़ाकर कार्तिका ने अपना हाथ पीछे खींचा जिससे उसके हाथ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। आह! मुद्रिता कार्तिका का हाथ धीरे से पकड़ते हुए बोली, बेटे शांत रहें। ये हम हैं। आप डर क्यों रही हैं? इतने दिनों बाद आपको होश आया है। हम सबको बताते हैं, कहकर उन्होंने पहले कार्तिका को दबा लगाई। वह उठने लगी तो कार्तिका के हाथों ने उन्हें पकड़ लिया। मुद्रिता ने पलट कर देखा तो कार्तिका की आंसू भरी काली आंखें काफी दयनीय लग रही थी।
वह खुद को कैसे उसके पास रोक सकती थी। कार्तिका को गले लगाते हुए वह वहीं बैठ गई। धीरे धीरे उस कमरे में लोग बढ़ने लगे। कार्तिका ने कसकर मुद्रिता को पकड़ा हुए था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अभी कुछ वक्त पहले तक वह अपनी कंपनी में एक हैकर को सबक सिखा रही थी, फिर अचानक यहाँ आना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिका को डरते देख मुद्रिता ने फिलहाल के लिए सबको बाहर भेज दिया। कार्तिका को आराम की जरूरत थी, ये बात मुद्रिता अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे शांत करने के लिए सेडेटिव्स दे दिए। मुद्रिता पेशे से एक वैद्य थी, इसलिए उन्हें इस सब के बारे में पता था। कार्तिका के सोने के बाद वह कमरे से बाहर आई। बाहर काफी लोग खड़े थे। एक मिडिल एजेड मैन इम्पेशेंटली बोले, मुद्रिता जी मेरी बेटी कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? कहीं वह दोबारा कोमा में तो? अनुराग जी अभी आपकी बेटी ठीक है, अभी ही होश आया है तो उसे अपने चारों तरफ की चीजें समझने में वक्त लग रहा है, इसलिए वह इस तरह बर्ताव कर रही थी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अनुराग मिश्रा यानी कार्तिका मिश्रा के पिता से कहने के बाद मुद्रिता ने बाकी सबसे कहा, आप सब भी अपने काम पर जा सकते हैं, शाम तक उसे होश आ जाएगा। कहकर वह वापस कमरे के अंदर चली गई। जमीन पर पड़ी उन मोमबत्तियों को समेटते हुए उनकी नजरें बार बार बिस्तर पर लेटी उस लड़की को देख रही थी। उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि उनके घर में नौकर हैं जो इन कामों को करने के लिए ही रखे गए हैं। पूरे 4 महीने से आप इसी तरह जी रही है, हम ही जानते हैं हमने आपको कितनी मिन्नतों से बचाया है। आज आपको अपने पैरों पर देखकर जो सुकून हमें मिला है हम लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। कुछ वक्त बाद डूबती शाम काफी खूबसूरत लग रही थी, किसी के जीने का पैगाम दे रही थी। उन्हीं डूबती किरणों ने किसी खूबसूरत चेहरे को छुआ। उन सुनहरी किरणों में सोने सा चमकता वह खूबसूरत चेहरा किसी अप्सरा की तरह था। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर उसने सोने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स तक इसी तरह बिस्तर पर इधर से उधर हिलते हुए आखिर में उसने उठने का फैसला किया। बिना ज्यादा सोचे वह उठी, कांच की खिड़की खोलते हुए वह बाहर बालकनी में आई। डूबते सूरज का साथ चारों तरफ का नजारा देखते बनता था। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपने लंबे काले बालों को जुड़े में बांधा। रेलिंग से टिककर उस नजारे को देखते हुए धीरे धीरे उसका दिमाग चलना शुरू हुआ। सबसे पहले जो चीज उसकी आंखों के सामने थी वह हरी आंखें, गुस्से से लाल आंखें। कार्तिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। लंबी लंबी सांसें भरते हुए वह होश में आई। चारों तरफ नजरें फिराते हुए उसे एहसास हुआ कि वह किसी पुरानी हवेली में है। बड़ी सी हवेली, वहां बालकनी में होने के बाद भी उसे दूर दूर तक सिर्फ हरी घास और बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे। कोको तू कहाँ है? ये सब अभी तो मेरे बच्चे थे। सना वो सब दूसरा देश, अभी मैं यहाँ कैसे? और वो लड़का? कांपती आवाज में खुद से बातें करते हुए कार्तिका ने खुद को छुआ। कुछ वक्त पहले पहने का पड़े। डूबते सूरज के साथ कार्तिका के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। उसे अच्छे से याद थी अपनी वह भयानक दर्दनाक मौत, एसिड अटैक के बाद का वह दर्द। कार्तिका सब महसूस कर सकती थी। अभी भी उसके जहन में वह दर्द बसा हुआ था, और उसके बाद उसका यहाँ होना, उस लड़के का वापस आना, सब उसे अच्छे से याद था। फिर वह वापस यहाँ क्या कर रही है? तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई जिससे कार्तिका डर गई। वहां कुछ देर पहले दिखी औरत यानी मुद्रिता खड़ी थी। कार्तिका को डरते देख वह उसके पास आकर बोली, कार्तिका बेटे तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें सब समझाते हैं, बैठो। मुद्रिता कार्तिका साथ वहां रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। कार्तिका उन्हें देख रही थी। मुद्रिता ने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कार्तिका ने बिना सवाल किए कप होठों से लगा लिया, लेकिन दवा गले सा नीचे उतरने के बाद उसे उल्टी करने का मन करने लगा। वह सच में काफी कड़वा था। मुद्रिता ने उसे पानी का ग्लास दिया। हम जानते हैं आपको क्या परेशान कर रहा है। कार्तिका ने जैसे ही यह सुना, पानी उसके गले में अटक गया। वह बुरी तरह खांसने लगी। मुद्रिता ने उसके साथ से ग्लास लेकर उसकी पीठ सहलाई। ध्यान से, अभी ही कोमा से उठी है और इस तरह आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। कार्तिका की खांसी ठीक होने पर मुद्रिता बोली, आप ऐसे गैर जिम्मेदार ना रहे। अभी उम्र ही क्या है आपकी, इतनी टेंशन क्यों लेती हैं आप? माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी परेशान हूँ, और कुछ नहीं। कार्तिका मुद्रिता के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अस्मित के बारे में सोच रही हो? अस्मित सुनते ही कार्तिका का दिल एक अजीब से डर भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, अभी भी अस्मित नाम उससे जुड़ा हुआ है। बेटे आपको याद है आपकी शादी थी? मुद्रिता ने परेशान होकर पूछा। कार्तिका की आंखों के सामने वह दिन घूमने लगा जब उसने पहली बार उन हरी आंखों को देखा था। वह मंडप, लोग, बारात, उसे सब याद था। कार्तिका के हाथ कांपने लगे। उसे अनईजी फी होने लगा। 32। कार्तिका के चेहरे पर उसकी परेशानी साफ देख रही थी। मुद्रिता भी समझ गई कि कार्तिका ठीक महसूस नहीं कर रही है।
वह बोली, कोई बात नहीं, आप ज्यादा ना सोचें, हम बस पूछ रहे हैं। कार्तिका ने लंबी सांस भरकर खुद को शांत किया। मुझे याद है। मुद्रिता बोली, शादी वाले दिन अस्मित वापस आया था। वह आपके साथ देहरादून छोड़कर जा रहा था, लेकिन आपके पापा ने उसे रोक लिया। उत्तराखंड के डीजीपी के पास इतनी ताकत तो है ही। डीजीपी शब्द सुनकर कार्तिका कंफ्यूज्ड हो गई। शायद उसके पापा एसपी थे। नहीं, उनका प्रमोशन हो चुका था। हाँ, वह डीजीपी बन चुके थे। इतनी बड़ी बात कार्तिका के दिमाग से निकल कैसे गई? तभी मुद्रिता आगे बोली, आपकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अस्मित के वापस आने का आपको इतना बड़ा सदमा लगा था कि HOSPITA पहुंचने तक आप कोमा में जा चुकी थी। और आज पूरे 4 महीने बाद आपको होश आ रहा है। ये सुनते ही कार्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ वक्त पहले ही तो इतना सब हुआ था। अस्मित का गुस्सा, दिल्ली जाना, वह घर, श्यामा, सना, वृद्धा, वह लोग, इतना सब झूठ कैसे हो सकता है? या कार्तिका ने ही कुछ ज्यादा सोच लिया है? कार्तिका के चेहरे की हवाइयां उड़ी देख मुद्रिता परेशान होकर बोली, कोको बेटे क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रही है? माँ, लेकिन मैंने तो अभी वो परिवार, बच्चे सब। मुद्रिता वैद्य थी तो उन्हें समझने में वक्त नहीं लगा कि कार्तिका क्या कहना चाहती है। वह उसे शांत करते हुए बोली, बेटे हम समझते हैं। कोमा हमारा मस्तिष्क ट्रांस स्टेट में चला जाता है, जहां वह अपनी एक दुनिया बनाता है जिसमें सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से होता है। आपके साथ भी वही सब हुआ। ट्रांस स्टेट मतलब मैंने अभी तक जो कुछ भी महसूस किया, जितना सब हुआ, वह बस मेरी सोच थी। कार्तिका खुद में बड़बड़ाई। ये बात उसके लिए काफी बड़ी थी। सारी परेशानी खत्म होने के बाद कोई आकर कहे कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वह सब तुम बस सोच रहे थे, समस्याएं तो अभी वैसी ही है। ये बात काफी बड़ी थी। कार्तिका को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अस्मित से सामना, वह पैसा, रुतबा, सब एक छलावा था। कुछ भी रियलिटी नहीं थी। ये सोचकर ही कार्तिका की सांसें गहरी होने लगी थी। मुद्रिता पैनिक करने लगी। दूसरों का इलाज करना मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन अपने किसी को इस हालत में देखकर भी शांत रहना, यह उनसे नहीं होना रहा था। आराध्या, आराध्या, आराध्या कहाँ है आप? मुद्रिता कार्तिका को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी सांसें खो रही थी। हाँ, हम क्या करें? अभी आते हैं, अभी तुम रुको, मैं आराध्या को बुलाकर लाती हूँ। कहते हुए वह आराध्या का नाम चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वहीं कार्तिका का अपनी सांसों पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। वह खुद को संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। इतनी बड़ी सच्चाई उससे सहन नहीं हो रही। अब तक जितना कुछ हुआ था वह सब उसके ख्याल थे। वह अब तक सपनों में जी रही थी। इस बात को उसे तभी समझ जाना चाहिए था जब कार्तिका सरीन कहानी में आई थी। वह कार्तिका सरीन थी ही कब? और उसके जैसी अनाथ लड़की किसी देश की राजकुमारी हो सकती है, यह उसने सोचा भी कैसे? वह कैसे भूल गई कि उसकी जान मुंबई की सड़कों पर गई थी, उन्हीं गलियों में जहां वह बड़ी हुई थी। फिर कैसे वो, जिसे नाम भी किसी मुसाफिर ने दिया था, वो इतनी अच्छी जिंदगी बिता सकती है? और सना को तो वह जानती भी नहीं, उसकी बहन कहाँ से हो गई। वह बचपन से अकेली थी और शायद अकेली मर भी गई। ये सब दिमाग में आते ही कार्तिका की सांसें और गहरी होने लगी। उसका हाथ अपने गले पर चला गया। उसे सफोकेशन हो रही थी। सांसें लेना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। कार्तिका फिर से अपनी मौत आंखों के सामने देख कर रही थी। आंखों के सामने की सभी चीजें धुंधली होने लगी थी। आंख के कोरों से आंसू की बूंद निकलकर उसके सफेद चेहरे पर आ गई। उन काली आंखों को एक उम्मीद चाहिए थी जीने के लिए, जो शायद अब बची ही नहीं थी। कहीं दूर दूर तक एक वजह नहीं थी उसके पास अपनी इस बेवजह की जिंदगी को जीने के लिए। तभी किन्हीं ठंडे हाथों ने कार्तिका के चेहरे को छुआ, जिससे कार्तिका के शरीर ने रिएक्ट किया। कार्तिका, कार्तिका यहाँ देखो, मुझे देखो, हम दिख रहे हैं तुम्हें। कार्तिका, कार्तिका मुझे देखो, सब ठीक है, मुझ पर ध्यान दो, देखो मैं तुम्हारे हूँ। एक सुंदर सी लड़की कार्तिका की आंखों के सामने थी। कार्तिका के चेहरे को थपथपाते हुए वह लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बातों ही बातों में कब उसने इंजेक्शन लेकर कार्तिका को लगा दिया, कार्तिका को अंदाजा ही नहीं लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। उसकी काली आंखें लगातार उस सख्त चेहरे को देख रही थी, जिस पर अभी काफी सारे भाव थे। शांत होते होते कार्तिका बुदबुदाई, भाभी। हाँ कार्तिका, सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ, परेशानी की कोई बात नहीं है। छोटी माँ पानी, उसने मुद्रिता जी से कहा। मुद्रिता ने जल्दी से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। आराध्या, परेशानी की कोई बात तो नहीं है ना? आराध्या ने कार्तिका को पानी दिया। अपना जमीन पर बिखरा सामान समेटते हुए वह बोली, नहीं छोटी माँ, फिर भी आप ध्यान रखें। अभी कार्तिका ठीक नहीं है, इसे उतना ही बताएं जितना जरूरी हो। मैं चलती हूँ, कोई देखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी बात कहकर आराध्या वहां से चली गई। मुद्रिता जल्दी से कार्तिका के पास आई। बेटे आप ठीक हैं?
कार्तिका ने हाँ में सर हिलाया। मुद्रिता उसे सहारा देकर अंदर कमरे में ले गई। कार्तिका को बिस्तर पर बैठाकर उन्होंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। कार्तिका अभी ठीक थी, क्योंकि उसका दिमाग खाली हो चुका था। माँ, मुझे फोन मिल सकता है, या लैपटॉप या कुछ भी, उसने धीमी आवाज में कहा। मुद्रिता ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और अपना फोन निकालकर उसे दे दिया। वह समझ रही थी कार्तिका को कुछ वक्त खुद के साथ चाहिए, इसलिए वह वहां से चली गई। कार्तिका ने तुरंत अपनी कंपनी का नाम सर्च किया। दुनिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी। कार्तिका ने तारीख देखी तो वह 2024 में थी। कार्तिका ने वह सब सर्च किया जो उसे पता था, लेकिन एक भी चीज सच नहीं थी। ना ही उसे इंग्लैंड में किसी रॉय परिवार के बारे में पता चला। मतलब वह सब सच में उसकी सोच थी। भला वह क्यों ही अस्मित की मदद करेगी? अस्मित की मदद करते हुए वह खुद सोच में थी कि वह क्यों उसकी मदद कर रही है। लेकिन अब उसे उन सब सवालों का जवाब मिल रहा था जो उस वक्त, या यूं कहें, उसकी इमेजिनेशन में नहीं मिला था। इस बार कार्तिका ने खुद को शांत रखा। वह डर रही थी। उसे उस लड़के से इतना डर लगता था कि सामने खड़े होने पर भी वह बेहोश होने की कगार में पहुंच जाती थी। 33 कार्तिका को अंदाजा ही नहीं लगा कि फोन के साथ उसे कितना वक्त गुजर चुका है। इस बार जब दरवाजे पर नोक हुई तो कार्तिका के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने डर से फोन छिपा लिया। दरवाजा खुला और मुद्रिता अंदर आई। इस बार उनके हाथ में ट्रे थी। कार्तिका ने उस बड़े से कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखा, जहां 9 बजने को आए थे। मुद्रिता उसके सामने आकर बैठ गई। उन्होंने ट्रे में रखा सूप कार्तिका की तरफ बढ़ाया। कार्तिका ने अपने हाथ आगे कर उसे पकड़ा, लेकिन बाव काफी गर्म था। कार्तिका को कुछ वक्त लगा उस गर्मी को समझने में। जैसे ही वह वापस उसे ट्रे में रखने की हुई, मुद्रिता जी पहले ही ट्रे पास के टेबल पर रख चुकी थी। कार्तिका बस उन्हें देखती रही, उसने कुछ नहीं कहा। धीरे से अपने बाएं हाथ में बाव रखते हुए उसने दूसरे हाथ से चम्मच पकड़कर सूप मुंह में डाला। अभी भी उसे उस चीज का स्वाद लेने में वक्त लगा, लेकिन जैसे ही उसे उस सूप का स्वाद मिला, कार्तिका की हालत उसे निगले या थूके वाली हो गई थी। बेटे, थोड़ा बुरा है, लेकिन तुम बीमार हो तो ये जरूरी है। आज ही तुम नौमा खाना नहीं खा सकती, उन्होंने कहा। कार्तिका ने चुपचाप सर हाँ में हिलाकर दिया, और वह सूप पीने लगी। मुद्रिता जी ने उससे कुछ बातें की, जिसके बाद अपना फोन लेकर वह वहां से चली गई। उनके जाते ही कार्तिका सीधा वॉशरूम में गई, लेकिन वह क्लोजेट रूम था। कार्तिका से अब सहन नहीं हो रहा थे। कमरे में एक और दरवाजा था। कार्तिका जल्दी से उसकी तरफ भागी। किस्मत से वह वॉशरूम ही था। कार्तिका ने वह पूरा सूप उल्टी के जरिए बाहर निकाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो। कार्तिका ने वक्त लेकर खुद को शांत किया। वह पहले से कमजोर थी, ऊपर से खाना ना खाने की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लग गए थे। कार्तिका ने अपने चेहरे पर पानी मारा। उसका ध्यान अपने खूबसूरत चेहरे पर पड़ा। कार्तिका, तू तो अपने इस चेहरे को भूल ही गई। इतना खूबसूरत चेहरा। कार्तिका फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही? खुद से बातें करते हुए कार्तिका ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर शीशे में दिख रहे अपने चेहरे को। चटाक की आवाज के साथ कार्तिका का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके सफेद चेहरे पर 4 अंगुलियों के निशान छप चुके थे। कार्तिका ने शीशे में अपने चेहरे को देखा। धीरे धीरे उसे अपने गालों में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी नाक से खून भी बहने लगा था। ये देखकर कार्तिका को डैक से ज्यादा खुशी हो रही थी। दर्द काफी ज्यादा हो रहा था। कार्तिका ने अपने पूरे शरीर की ढीला छोड़ दिया। बेहिसाब दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। इस दर्द से उसे डैक से ज्यादा खुशी हो रही थी। जब वह अपने सपने में HOSPITA पर थी, तब भी उसे इतना दर्द नहीं हुआ जितना अभी एक थप्पड़ से हो रहा था। कार्तिका को अपने पूरे शरीर का दर्द महसूस हो रहा था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। कार्तिका को यकीन हो गया कि अभी वह रियलिटी में है। किसी तरह अपना थका शरीर खींचते हुए वह बिस्तर तक पहुंची। कार्तिका को धीरे धीरे अब सब चीजों सुनाई और दिखाई देने लगी। कार्तिका ने सोने से पहले मेडिटेशन करना ठीक समझा था कि यह सब जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, वह शांत हो सके। 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि कार्तिका थक गई। बिस्तर पर लेटते हुए उसने फिलहाल बस खुद को शांत रखना ठीक समझा। वह नहीं चाहती थी कोई और उसके सामने दोबारा आए। कार्तिका ने अच्छे से ब्लैंकेट से खुद को ढका और सो गई। धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हुए कार्तिका गहरी नींद में जाने ही वाली थी कि उसके कानों में दरवाजा खुलने की धीमी आवाज पड़ी। कार्तिका ने आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई। वह बिल्कुल लाश की तरह बिस्तर पर लेटी थी। कमरे में मुद्रिता जी आई थी। कार्तिका को देखने के बाद उन्होंने कुछ देर तक कमरे में कुछ किया और वहां से चली गई। कार्तिका भी सोई रही। ऐसे ही समय बीता, लेकिन कार्तिका को नींद नहीं आई। वह सुबह से सो ही तो रही थी। अब उसका शरीर दर्द के अलावा और कुछ भी करने की हालत में नहीं था, इसलिए वह उसी तरह पड़ी रही।
इस बार भी कुछ ही देर में जब कार्तिका को नींद आने वाली थी, किसी चीज ने फिर से उसकी नींद तोड़ दी। ये एक स्ट्रंज स्मेल थी, जिसने कार्तिका की नींद को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। झल्लाकर उसने आंखें खोली। इतना सब होने के बाद ठीक से नींद ना आना भी काफी बुरी बात थी। आंखें खोलने पर कार्तिका को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा। फिर यह खुशबू किस चीज से आ रही थी? जो भी हो, उसे यह काफी परेशान कर रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वह बिस्तर से उठी। कमरे काफी बड़ा था, तो उसे इधर से उधर जाने में भी काफी कदम चलने पड़ रहे थे। उसका मन तो कर रहा था कहीं जाकर छिप जाए, छोटी सी जगह में जहां बस वह जिंदा रह सके। इसी सब के बीच कार्तिका की नजरों ने एक खूबसूरत पीतल की थाली पर पड़ी। उसमें कुछ खास ना होने की वजह से उसने बेमन से नजरें फेरी ही थी कि कार्तिका की आंखें चमक उठी। उस पीतल की छोटी सी थाली में खाना सजा हुआ था। नॉर्मल लोगों का खाना, जिसे कांच की दूसरी प्लेट से ढक कर रखा गया था। कार्तिका को यकीन नहीं हुआ ये खाना उसके लिए है। सफेद चावल, दाल, रोटी, सब्जी और गुलाब जामुन के साथ रबड़ी। कार्तिका तो पहले से भूखी थी। भले ही उसे अभी यह खाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह खाने वाली थी। बिना ज्यादा सोचे कार्तिका ने खाने की प्लेट से कांच की थाली हटाई। अपने दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को खाने के लिए धन्यवाद किया और रोटी का एक निवाला लेकर मुंह में भरा। जैसे ही उसकी जुबान को स्वाद मिला, कार्तिका की आंखें बंद हो गई। वह उन सपनों में जितना भी स्वादिष्ट खाना खाती थी, उसे नॉर्मल खाने से ज्यादा स्वाद आता ही नहीं था। लेकिन अभी यह सादा सा खाना भी कार्तिका को अमृत जितना मीठा लग रहा था। बिल्कुल भूखों की तरह कार्तिका खाना खा रही थी। तभी उसके कानों में किसी के धीमे कदमों की आवाज पड़ने लगी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जो अभी बंद था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहा। दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर आई। वह कोई औरत थी। कमरे का माहौल शांत था। वह बिस्तर की तरफ गई। उनके पैरों की पायल आवाज कर रही थी। वह बिस्तर पर लेटी कार्तिका के पास आकर रुक गई। कार्तिका बिल्कुल लाश की तरह लेटी थी। उस औरत ने कुछ नहीं किया, बस कार्तिका को देखती रही। उनकी नजरों से ही एक बुरी इच्छा साफ झलक रही थी, जिसे कार्तिका आंखें बंद करके भी अच्छे से महसूस कर सकती थी। 34। वहीं कुछ देर कार्तिका को घूरने के बाद वह औरत टेबल पर रखी थाली के पास गई, जिसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे किसी ने खाया है। इसलिए उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। कार्तिका को देखते हुए उन्होंने खाने में कुछ मिलाया और वहां से ऐसे चली गई जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। कार्तिका दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद भी कुछ देर वैसी ही लेटी रही। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। आखिरकार आधे घंटे बाद दरवाजा दोबारा खुला और पायल बजने की आवाज कार्तिका के कानों में पड़ी। इस बार दरवाजा बंद होने के बाद भी पायल की हल्की हल्की आवाजें कानों में पड़ रही थी, जिससे कार्तिका को यकीन हो गया कि वह औरत वहां से जा चुकी है। इस बार कार्तिका ने आंखें खोली। पहले उसने बिस्तर के कोने पर रखे रिमोट से अपने कमरे में साउंड प्रूफ किया और धीमे कदमों से दरवाजे के पास जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कार्तिका ने चैन की सांस ली। उसने टेबल के नीचे छिपाए अपनी आधी खाई रोटी निकालकर दोबारा खाने बैठ गई। वो औरत कौन थी? सबसे बड़ी बात, अस्मित कहाँ है? कार्तिका ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। ऐसे छोड़कर तो जाएगा नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सवालों के साथ कार्तिका ने वह रात बिना सोए ही गुजार दी। अगले दिन जब कार्तिका की आंखें खुली तो उसने खुद को सोफे पर पाया। घड़ी पर नजर पड़ी तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने जल्दी जाकर बंद दरवाजे को खोला और वहां रखी थाली छिपा दी। फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई। कार्तिका ने ब्लैंकेट उड़ाकर ही था कि दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर फिर से मुद्रिता खड़ी थी। कार्तिका इस बार उनकी नजरों से बच नहीं पाए। मुद्रिता आगे आकर अपने हाथ में पकड़ी ट्रे पास में रखते हुए बोली, कोको बेटे, आप इतनी जल्दी उठ गई? कुछ देर और आराम कर लेती। कार्तिका अपनी आवाज में दर्द लाते हुए धीमी आवाज में बोली, रात को आपकी दवा से जल्दी नींद आ गई तो सुबह जल्दी उठ कर गई। उसने सफेद झूठ कहा। मुद्रिता मुस्कुराए। कार्तिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए वह प्यार से बोली, आप ठीक है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। चलिए उठिए, आपको होश आ गया है तो नाह लीजिए, मेरी मदद चाहिए। कार्तिका से इतने प्यार से आज तक किसी ने बात नहीं की थी। किसी ने भी नहीं, इसलिए अभी उसकी आंखें भर आई थी। उसने मुद्रिता को गले लगा लिया। माँ, हमने आपको बहुत याद किया। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस झलक रही थी। हमने भी आपको बहुत याद किया, उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा। कार्तिका ने खुद को संभाला। माँ, मैंने आपको परेशान किया होगा ना? अपने बच्चे को संभालने में कैसी परेशानी? अब उठो, परिवार में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल से रुके हैं सब आपसे मिलने के लिए, कहकर मुद्रिता ने कार्तिका को दबा दी। मुद्रिता कार्तिका के कपड़े निकालने क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। कार्तिका बिस्तर से उठी कि अचानक उसका पैर मुड़ गया।
आह, हल्की सी आह के साथ उसने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर मुड़ने की वजह से उसकी चाल काफी कमजोर हो गई थी। मुद्रिता अंदर से बोली, कार्तिका आपको मदद चाहिए? हम आ जाएं बाहर? नहीं माँ, मैं कर लूंगी, उसने कहा और किसी तरह वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद किया। अपने कपड़े उतारते हुए उसने याद करने की कोशिश की कुछ तो कार्तिका के बारे में असली चीजें उसे पता चल जाए। ठंडे पानी की बूंदों ने कार्तिका के दिमाग को शांत किया। नहाकर बाहर आने पर कार्तिका को बिस्तर पर अपने लिए रखे कपड़े दिखे। मुद्रिता जा चुकी थी। साड़ी देखकर कार्तिका की आंखें चमक लगी। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत साड़ी कमी नहीं देखी थी। ना ही वहां रखे इतने महंगे जेवर, सोने का सेट ऐसे ही खुला रखा गया था। कार्तिका, एक वक्त था जब तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज देख ये सब तेरे लिए है। वहीं नीचे हो में काफी चहल पहल थी। घर सज रहा था, लेकिन सिर्फ एक तरफ का माहौल खुशनुमा था। वह बड़ी सी हवेली 2 भागों में बनी हुई थी। हवेली का पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल शांत था, ऐसा जैसे किसी की मौत हो गई हो। वहीं सामने वाले हिस्से का माहौल काफी ज्यादा खुशी से भरा हुआ था। मुद्रिता भी सज संवर कर अपने कमरे से बाहर आई। सोने के गहनों में सजी मुद्रिता काफी खूबसूरत लग रही थी। आते ही उन्होंने सब काम देखना शुरू कर दिया। मालकिन, ये फूल कहाँ रखने हैं? काका, आप जानते हैं तो सब, आप भी ऐसे सवाल पूछेंगे तो हम अकेले क्या क्या संभालेंगे? मुद्रिता ने परेशान होकर कहा। काका मुस्कुराकर बोले, मालकिन, काफी दिनों बाद ये खुशी आपके चेहरे पर देखी है। मुद्रिता मुस्कुराकर बोली, खुश तो होना ही है, दो दो खुशियां जो है। मेरी बहू ठीक हो गई है और मेरा बेटा वापस अपना घर आने वाला है। आप अच्छे से उसकी पसंद का ध्यान रखिएगा। कहकर वह वहां से दूसरी तरफ चली गई। 2 नौकरी के साथ 2 बड़ी सी थाल लेकर वह घर के पिछले हिस्से की तरफ गई। बड़े से खुले आंगने के बाद लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था, जो फिलहाल तो खुला हुआ था। मुद्रिता आगे जाते जाते रुक गई। उनके चेहरे पर एक उदासी ने जगह बना ली, जिसे जल्दी ही उन्होंने हटा लिया। जी 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 जी, स्तुति जी जी। उनके बुलाने के कुछ वक्त बाद किसी के पायल की आवाज आने लगी। हालांकि मुद्रिता ने भी पायल पहनी थी, लेकिन उनके बजने की आवाज ही कुछ अलग थी। तभी एक औरत साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछते हुए कॉरिडोर से मुद्रिता की तरफ आने लगी। उनके सामने पहुंचकर स्तुति ने सर उठाया। चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाकर वह बोली, कहो मुद्रिता, आज कैसे आना हुआ अपनी जीजी के घर? मुद्रिता ने सर पर पल्लू लेकर दोनों हाथों से उनके पैर छुए। जी, वो कार्तिका को होश आ गया है और आज अस्मित भी आने वाला है, तो आपके लिए कुछ तोहफे लाई थी। कहते हुए उन्होंने नौकरों को तोहफे दूसरी तरफ रखकर आने का इशारा किया। वहीं ये सुनकर सामने खड़ी स्तुति के चेहरे का रंग जरा सा बदला, जिसे उन्होंने जल्द ही छिपा लिया। अस्मित घर आ रहा है? वह मान कैसे गया? स्तुति की आवाज में संदेह साफ झलक रहा था। अरे जीजी, आप भी ना भला अपनी माँ से और कितनी देर तक नाराज रहता, इसलिए वापस आ रहा है। आज सुबह ही इन्हें फोन करके बोला कि मैं घर आ रहा हूं, तो बस इसी चीज की तैयारी हो रही है, मुद्रिता ने खुशी से कहा। स्तुति ने भी फीकी हंसी हंस दी। साफ पता चल रहा था वह इस चीज से खुश नहीं है। वहीं नौकर भी बिना स्तुति जी के कहने तक अपनी जगह से हिले नहीं। घर की बड़ी बहू थी ही, ऐसी कोई उनकी बात काटने की सोच भी नहीं सकता था, खासकर जब बात नौकरों की हो। मुद्रिता आगे बढ़ी। स्तुति जी का हाथ पकड़कर वह बोली, जीजी, क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते? स्तुति ने उनकी बात पूरी होने से पहले अपना हाथ छुड़ा लिया। मुद्रिता, तुमने भेंट दी, मैंने स्वीकार कर ली। बात खत्म, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इस बार उनकी आवाज में सख्ती साफ झलक रही थी। मुद्रिता ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाते हुए वह वहां से चली गई। स्तुति भी अपना बुरा सा मुंह बनाकर वापस अपने घर में चली गई। 35 वापस घर में आने के बाद मुद्रिता अपने काम पर लग गई। राठौर हवेली दुल्हन की तरह सज रही थी। 2 घंटे में सब तैयार हो चुका था। घर के सभी लोग भी नाश्ते के लिए जमीन पर बैठे थे। उनके आगे लकड़ी का एक ऊंचा टुकड़ा रखा गया था, जिसके ऊपर सबके लिए उनकी पसंद का खाना परोसा जा रहा था। तभी दरवाजे से अनुराग घर के अंदर दाखिल हुए। पतले शरीर के अनुराग चेहरे पर घमंड लिए वह हो में आकर बोले, समधन जी, अब तो हमें हमारी बेटी से मिला दीजिए, कल से उसे देखने भी नहीं दिया है। मुद्रिता ने खाना परोसने का काम पास में खड़ी औरत को दिया और खुद हो में आई। हाथ जोड़ते हुए वह बोली, प्रणाम अनुराग जी। अनुराग जी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। माफी चाहते हैं, गलत वक्त पर आ गए, वो बेटे से मिलना था तो। मुद्रिता मुस्कुराकर बोली, आप बैठिए, हम कार्तिका को लेकर आते हैं। उन्होंने कहा। नहीं नहीं समधन जी, मैं चला जाऊंगा, आप नाश्ता कीजिए। उन्होंने नकारते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, हमारे घर आने पर मैं आपको कैसे अकेले जाने दे सकती हूँ? आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ कार्तिका को। कहते हुए मुद्रिता सीढ़ियों से ऊपर चली गई।
अनुराग अपनी बेटी से अकेले मिलना चाहते थे। अब वह इन लोगों को मना तो नहीं कर सकते थे। खाते वक्त कोई दखल अंदाजी ना हो इसलिए डाइनिंग एरिया को हो से कुछ अलग बनाया गया था। अनुराग जी बेसब्री से हो में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। वह पूरे 4 महीने बाद अपनी बेटी को देखेंगे। इस चीज की खुशी तो होगी ही। कुछ ही देर में अनुराग का यह इंतजार भी खत्म हो गया। घर के बाकी लोग भी खाना खाकर हो में आ चुके थे। सभी अनुराग जी से मिले। अनुराग के ही एक हम उम्र शख्स उनके सामने आकर बोले, बधाई हो समधी जी, आखिरकार हमारी बेटी ठीक हो ही गई। अनुराग उनके गले लगते हुए बोले, विविध, हम आपसे इन बातों का हिसाब जरूर लेंगे। आपकी बीवी ने हमें कल से अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया है। विविध बोले, आप भी ना डिग साहब। अनुराग हंस दिए। इतने में मुद्रिता भी कार्तिका को लेकर नीचे आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कार्तिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चोर नजरों से देखने की कोशिश की तो उसे काफी बड़ा हो दिखा, जिसकी छत के बीचों बीच बड़ा सा खूबसूरत झूमर लटक रहा था। इधर से उधर देखने पर कार्तिका को उस बड़ी सी हवेली का अंदाजा हुआ। इतना बड़ा घर उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। नीचे खड़े लोगों के चेहरे देखते हुए कार्तिका के दिमाग में कार्तिका की यादें आने लगी। एक एक कदम के साथ अब उसके दिमाग में वह सारी बातें भर रही थी। जैसे उसका पहली बार उस लफंगे अस्मित से मिलना, अस्मित का उसका पीछा करना, उनकी जबरदस्ती शादी, और फिर इतना सोचने के बाद आगे उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था तो डर, और वह मासूम हरी आंखें जो उसे देख रही थी। धीरे धीरे वह दयनीय नजरें किसी तलवार की तरह तीखी होकर कार्तिका के दिल में चुभने लगी। आखिरी सीढ़ी उतरते हुए कार्तिका के कदम लड़खड़ाए जिससे वह होश में आई। मुद्रिता ने उसे संभाल लिया। संभाल कर बेटा जी, अभी ही आप ठीक हुई है और इतनी लापरवाह। इस बार यह आवाज अनुराग की थी। कार्तिका ने उन्हें देखा। उनका चेहरा देखकर उसके जहन में बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें आंखों के सामने आ गई। खुद ब खुद कार्तिका की आंखों में आंसू भरने लगे। बाबा कहते हुए कार्तिका मुद्रिता को छोड़कर अनुराग के गले जा लगी। बाबा, उसने रुआंसी आवाज में कहा। अनुराग अपनी बेटी का माथा चूमते हुए उसे दोबारा गले लगाकर बोले, बेटा जी कैसी हैं आप? अब कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी सासू माँ अच्छे से खातिरदारी तो कर रही हैं ना आपकी? कार्तिका ने कुछ नहीं कहा। वह वैसी ही अपने पापा के गले लगी रही। उसे इतना ज्यादा सुकून आज तक कभी नहीं मिला था। यह उन पैसों से काफी ज्यादा अच्छा था जो उसने अपने सपने में कमाए थे। दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने के बाद भी कार्तिका वह खुशी नहीं मिली थी जो अभी अनुराग मिश्रा के गले लगाकर मिल रही थी। बाबा, अनुराग कार्तिका का सर सहलाते हुए उससे अलग हुए। कैसी है हमारी बेटी? अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैं याद हूं या? अनुराग ने मजाकिया आवाज में पूछा। बाबा, आई मिस यू कहकर कार्तिका रोने लगी। उसकी पकड़कर कस चुकी थी। परिवार क्या होता है, कैसा होता है, उसने तो कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी महसूस किया, लेकिन अभी औसत जो महसूस हो रहा था वह काफी खूबसूरत फीलिंग थी। उसके बाबा, उसके अपने खुद के पापा को गले लगाना इतना अच्छा लगता है ये तो उसे पता ही नहीं था। अनुराग भी अपनी बेटी से इतने वक्त बाद मिलकर काफी खुश थे। कार्तिका को खुद से दूर करते हुए वह बोले, कोको, बाकी सबसे भी तो मिल लीजिए। हम यही है, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। कार्तिका का मन ही नहीं कर रहा था अपने पापा से दूर जाने का, लेकिन अब बाकी सबसे मिलना भी तो जरूरी था। इसलिए वह अनुराग जी से कुछ दूर हुई। लेकिन अभी भी उसने उनकी बाजू कसकर पकड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। और शायद ऐसा था भी, अनुराग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनकी बीवी के जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को किसी राजकुमारी की तरह पाला था। वहीं मुद्रिता कार्तिका को सबसे मिलाने के लिए आगे आई, लेकिन अनुराग ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने खुद उसे सबके बारे में बताया। वहां अस्मित की बुआ मृणाली ठाकुर उनके पति रौनक ठाकुर थे। उन्हें देखते ही कार्तिका के जहन में कुछ यादों ने अपनी जगह बना ली। अधीर राठौर मृणाली और रौनक का ही बेटा है। अधीर ने अपनी मां का सरनेम लिया था। इससे किसी को दिक्कत नहीं थी तो अधीर ठाकुर बन गया अधीर राठौर। कार्तिका को धीरे धीरे सारी यादें याद आ रही थी। वह जिसे देख रही थी उसे उसके बारे में सब याद आ रहा था। कार्तिका ने आगे आकर उनके पैर छुए। मृणाली कार्तिका को बहुत पसंद करती थी। इसलिए 4 महीने पहले जब अधीर की शादी कार्तिका से होने की बात छेड़ी गई तो सबसे ज्यादा वह खुश थी। एक बात यह थी कि उन्होंने अस्मित और कार्तिका का रिश्ता अपनी आंखों से देखा था। अस्मित को भले ही वह अपने बेटे की तरह मानी हो, लेकिन कार्तिका के लिए उनके दिल में एक अलग सी फीलिंग थी। अस्मित कार्तिका को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर लाया था। भला एक जबरदस्ती के रिश्ते से किसे खुशी मिल सकती है? वहां किसी को पता ही नहीं था कि उन दोनों की शादी हुई कैसे और क्यों। ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए थे अस्मित और कार्तिका की शादी को कि अस्मित पहाड़ी से गिर गया था। उनके दिल में कहीं ना कहीं एक ये भी भावना था कि कार्तिका पवित्र थी।
सुहागरात होने से पहले वो हादसा जो हो गया था, भले ही वह इस चीज को माने ना, लेकिन ये भी एक तर्क था। ऊपर से कार्तिका इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत, सिर्फ एक डार्क ग्रीन साड़ी में उनके सामने खड़ी वह लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई नहीं कह सकता था वह अभी अभी कोमा से उठी है। लेकिन एक चीज जो मृणाली को नहीं देख रही थी वह थी कार्तिका के गले में पहना बड़ा सा मंगलसूत्र, उसके माथे पर काले बालों के बीच लगा सिंदूर। कार्तिका अब किसी और की बीवी है, ये बात जैसे उनके दिमाग से ही निकल चुकी थी। माथे पर लगी छोटी काली बिंदी के साथ कार्तिका की झूठी घबराई पलकें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। मृणाली को जैसे ही एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही हैं तो उन्होंने खुद के ख्यालों पर रोक लगाई और खुशी खुशी कार्तिका को गले लगाया। कार्तिका, कैसी हैं आप? अब कैसा महसूस कर रही हैं? दीदी ने आपकी बहुत खातिरदारी की है। दीदी बाद में सभी चीजों का हिसाब लीजिएगा, उन्होंने हंसते हुए कहा। मुद्रिका हंसते हुए बोली, हाँ जरूर, क्यों नहीं, एक बार हमारी बहू को ठीक तो होने दीजिए। कार्तिका ने कुछ नहीं कहा, उसकी नजरें घर में चारों तरफ घूम रही थी। 36 कार्तिका की नजरों को देखकर शायद मुद्रिता कुछ कुछ समझ चुकी थी। वह कुछ कहती उससे पहले कार्तिका बोली, माए ये घर क्यों सजा रखा है? कुछ है क्या आज? ये सवाल सुनकर मुद्रिता शांत हुई। कार्तिका के सवाल का मृणाली जवाब देते हुए बोली, ये तुम्हारे ठीक होने की खुशी में और तुम्हारे लिए सरप्राइज हैं। मुद्रिता ने मृणाली को बीच में टोकते हुए कहा और आगे बढ़कर कार्तिका को कंधों से पकड़कर एक तरफ ले गई। सामने कोई खड़े थे जो शायद फोन पर बात कर रहे थे। कार्तिका ने ऊपर से नीचे तक देखा, पीछे से उनकी फिजिक काफी कमाल लग रही थी। सफेद कुर्ते के बाहर ब्लैक हाफ कोट के साथ वह बिना चेहरे देखे भी काफी अच्छे लग रहे थे। मुद्रिता ने उनके कंधे पर थपथपाया। कार्तिका की नजरें भी उन पर ही थी। उसे जान पहचाना तो लग रहा था, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। तभी वह पीछे मुड़े। अरे श्रीमती जी, माफी चाहते हैं, थोड़ा काम आ गया है, उन्होंने कहा। कार्तिका के कानों में जैसे ही श्रीमती शब्द पड़ा वह अपनी जगह पर जम गई। छोटी बहू, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, शाम को मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। कहते हुए उन्होंने कार्तिका के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अस्मित के पापा विविध राठौर जिंदा हैं, अभी उसकी आंखों के सामने थे, बल्कि उसके खुद के सर पर हाथ रखकर वह वहां से गए थे। मुद्रिता के छूने पर कार्तिका होश में आई। मुद्रिता बोली, कार्तिका तुम तो जानती ही हो ये कितना काम करते हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं तो इन्हीं सब चक्करों में हैं। कार्तिका की आंखें बड़ी हो गई। क्या अभी इस औरत ने अपने पति का नाम नहीं लिया? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने जगह बना ली। सभी हो में बैठे कार्तिका के ठीक होने की खुशी में आज शाम का खाना राठौड़ हवेली में ही था। मुद्रिता ने सबको ये बता दिया था, उनका बेटा भी वापस आने वाला था। इस बात की भी तो खुशी थी उन्हें। ऐसे ही बातों में कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। कार्तिका को अब बैठने में तकलीफ हो रही थी। कोमा में जाने के बाद उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था। चलने के लिए भी उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। ये बात उसके बाबा की नजर में आ गई। कार्तिका तुम ठीक हो? उनके अचानक पूछने पर सबने कार्तिका को देखा। बाबा मैं ठीक हूं, कहकर उसने छोटी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा ली। लेकिन अपने पापा को देखकर उसने आंखों से ना ठीक होने का इशारा किया। अनुराग मुस्कुराए, मैं आपको बाहर ले चलता हूं। क्या मैं ले जाऊं वैद्य समधन जी? उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा। जी जरूर, ध्यान रखे, कार्तिका को चलने में अभी दिक्कत होगी। अनुराग उठते हुए बोले, जी मैं ध्यान रखूंगा, कहकर उन्होंने कार्तिका को सहारा देकर उठाया और दोनों घर से बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर जाते हुए कार्तिका हर एक चीज को देख रही थी। वह हवेली काफी ज्यादा बड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा का महल हो के बीचों बीच लगा वह बड़ा सा शीशे का झूमर, वो भी कार्तिका से बड़ा था। घर से बाहर आकर जो नजारा कार्तिका की आंखों के सामने था उसे देखकर तो उसकी काली गहरी आंखें तारों की तरह चमकने लगी थी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। हरे बड़े से मैदान के साथ फूलों के ढेर सारे पेड़ जिन पर अब फल लगने के लिए तैयार हो रहे थे। ये नजारा काफी खूबसूरत था, इतना ज्यादा कि उसके चेहरे की हैरानी उसके बाबा ने भी महसूस कर ली। तो कैसा लगा आपको हमारा देहरादून? ये सुनकर कार्तिका का दिमाग चलना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर जंग लगा हो जो धीरे धीरे साफ हो रहा था। बाबा देहरादून? ये देहरादून है? मतलब उत्तराखंड, आई मीन पहाड़। हम पहाड़ों में हैं। उसकी आवाज में हैरानी थी। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं, जैसे आपको पता ही ना हो? उन्होंने उसे देखते हुए पूछा। कार्तिका हड़बड़ा कर बोली, बाबा मैं इतने दिनों बाद होश में आई हूं, इसलिए थोड़ा जंग लग गया है मेरी यादों पर। अनुराग मुस्कुराए और अपनी बेटी को लेकर वहां रखे बंच पर बैठ गए। कार्तिका हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। बाबा यहाँ पहाड़ क्यों नहीं है? ये इतना खूबसूरत कैसे है?
मुझे नहीं पता था पहाड़ों में भी इतने बड़े घर होते हैं। उसकी बातें सुनकर अनुराग मुस्कुरा रहे थे। ये वही शब्द थे जो उनकी बेटी ने सबसे पहले देहरादून वापस आकर कहे थे। कार्तिका मंच से उठकर चलने की कोशिश कर रही थी। नंगे पांव हरी हरी घास में पैर पड़ने पर उसे एहसास हुआ अपने जिंदा होने का। सूरज की किरणें उसे महसूस हो रही थी। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। ये सब जैसे उसने अपने सपने में महसूस ही नहीं किया था। वह तो ये भी भूल चुकी थी कि हवा क्या होती है। ठंडी हवा में एक गहरी सांस भरना कितना सुकून देता है। 2 कदम चलते ही कार्तिका के कदम लड़खड़ाए। अनुराग आगे बढ़ लेकिन कार्तिका ने उन्हें रोक दिया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उसकी नजरें देखकर अनुराग भी समझ गए कि उनकी बेटी क्या सोच रही है। वह धीमी आवाज में बोले, कोई नहीं देख रहा, सो जाए। ये सुनकर कार्तिका तुरंत जमीन पर लेट गई। उसे घास पर लेटना काफी ज्यादा पसंद था। वहीं कार्तिका हैरानी थी कि वह क्यों घास पर सोने के लिए इतनी खुश हो रही है। जो भी हो, अभी वह इस चीज से खुश थी। उसे अच्छा लग रहा था। बाबा, ये कितना अच्छा है, उसने खुशी से कहा। अनुराग अपनी बेटी को दोबारा अपने सामने फिर से इस तरह बर्ताव करते देख खुश थे। उनकी आंखें कुछ नम थी। कार्तिका को उस बिस्तर पर देखकर वह अंदर ही अंदर कितना टूटते थे ये कोई नहीं जानता था। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि मां ना होने से कार्तिका को कोई दिक्कत ना हो। वहीं कार्तिका हंस रही थी, वह खुश थी अपनी लाइफ को दोबारा पाकर। तभी कुछ ऐसा उसके कानों ने सुना जिससे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। कार्तिका, आप ये शादी निभाना तो चाहती है ना? हम जानते हैं आप अस्मित को जरा भी पसंद नहीं करती। अनुराग ने अपनी बेटी से पूछा। कार्तिका की नजरें झुक गई। उसका दिमाग खाली हो चुका था। बस उन हरी आंखों के अलावा उसके जहन में कुछ आया ही नहीं, ना अस्मित का चेहरा ना ही कुछ और। शायद वह अस्मित का चेहरा ही भूल चुकी थी। उसकी यादों में उन हरी आंखों के अलावा कुछ था ही नहीं, वह नफरत जो उन आंखों में थी। 37। अस्मित की आंखों में इतनी नफरत थी कि कार्तिका अपने सपनों में भी उस नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तो इन प्रेजेंट वह लड़का भला क्यों ही उसे चैन से सांस भी लेने देगा। अपना सलाइवा निगलते हुए कार्तिका हंसकर बोली, बाबा ऐसा कुछ नहीं है। वो बस थोड़ा ऐसे ही शादी करनी पड़ी। वो तो कह ही रहा था सबको बुला लेते हैं, मैं ही मना कर रही थी। कहते कहते कार्तिका की आवाज धीमी पड़ गई। क्या कर रही है कार्तिका, तुझे जिंदा रहना है या नहीं? तुझे तो पता ही नहीं है अस्मित और तेरी शादी हुई कैसे? बताएगी क्या? खुद को कोसते हुए कार्तिका अनुराग जी के बगल में बैठते हुए बोली, अभी ये सब छोड़िए। आप बताइए कि इन 4 महीनों में क्या क्या हुआ है। आप मुझे यहाँ क्यों रहने दिया? और अस्मित कहाँ है? कार्तिका अपने बाबा का चेहरा देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह साफ तौर पर सुनना चाहती थी कि अस्मित मर चुका है। अपने ख्यालों पर पहले तो कार्तिका को गुस्सा आया, लेकिन वह करे ही क्या। उसकी सोच यही थी कि अब या तो वो जिंदा रहेगी या अस्मित। अब वो इतनी जल्दी दोबारा बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती थी। अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उम्र कार्तिका, तू कितने साल की है? जब मुंबई में थी तब तो 27 में मरी थी, उसने खुद से कहा। कार्तिका अनुराग जी की आवाज से होश में आई। अनुराग बोले, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी इज्जत कुछ कम हो गई है। ये सुनकर कार्तिका ने पूरा ध्यान अपने बाबा की तरफ मोड़ लिया। आपकी LLB कंप्लीट होने आपने जिस लॉ फर्म में इंटर्नशिप की थी वो इन 4 महीनों में काफी नीचे आ चुकी है। मैंने बात की तो उन्होंने आपको यहाँ देहरादून वाली ब्रांच में भेज दिया। लेकिन दिल्ली में अब लॉ फर्म काफी बुरी कंडीशंस में है। अनुराग जी की बातों के साथ कार्तिका के दिमाग में अपनी कॉलेज लाइफ की हर एक याद घूमने लगी। 18 की उम्र में अपने पापा से दूर दिल्ली के टॉप LLB कॉलेज में पढ़ने से जाने तक फर्स्ट रैंक से कॉलेज पास आउट होना। आज लॉ फर्म में उसका पहला दिन, दिल्ली की उसकी जिंदगी। फिर अचानक देहरादून वापस आना और अस्मित की नज़र उस पर पड़ना। गलती अस्मित की भी थी। वो देहरादून की सड़कों का गुंडा कैसे सोच सकता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। कार्तिका, कार्तिका तुम कहाँ खो जाती हो? अनुराग जी ने कार्तिका को बुलाते हुए पूछा। कार्तिका अपना सर पकड़कर बोली, कुछ नहीं बाबा, लोग कुछ यादें चल रही दिमाग में। आप बताइए, मैं अभी भी नौकरी कर सकती हूँ या नहीं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन अब आप उस लॉ फर्म को छोड़ दें तो अच्छा होगा। ये सुनकर कार्तिका की आंखें चमकने लगी। जब वह मुंबई में थी तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए एक बार में छोटी मोटी नौकरी किया करती थी, जिससे उसे कुछ 100 या कभी कभी 1000 रुपए भी मिल जाते थे। लेकिन अभी वह काफी ज्यादा क्वालिफाइड थी। तभी उसे अस्मित का ख्याल आया। बाबा अस्मित, ये कहते कहते कार्तिका ने अपनी जीभ दबा ली। वह क्यों उस लड़के की बात बीच कर रही है? अनुराग अपनी बेटी का चेहरा देखते हुए बोले, अस्मित शादी वाले दिन के बाद जब आपकी हालत खराब हुई थी उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। समधन जी ने कहा था कि अस्मित आपको देखने घर आए थे, लेकिन मुझे यकीन है तो इस हिसाब शायद 4 महीने से वह वापस यहाँ नहीं आए हैं। ये सुनकर कार्तिका को यकीन नहीं हुआ।
अस्मित जरूर उसके गले पर चाकू लेकर बैठा होगा, ये वह सोच रही थी। अस्मित का ना आना उसे खुश तो कर रहा था लेकिन यकीन भी नहीं हो रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट घर कर रही थी। कार्तिका जानती थी अस्मित इतनी आसानी से तो उसे छोड़गा नहीं, सपना तो उसने अपनी तरफ से देखा तो जाहिर सी बात थी उसमें उसके साथ अच्छा होना ही था। लेकिन इन राय उसके साथ हद से बुरा हो सकता है। इन सह ख्यालों में कार्तिका को वह दिन याद आया जब शादी वाले दिन अस्मित ने उस पर बंदूक तान दी थी। शायद वह उसे वहीं मार देता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कार्तिका कार्तिका आप फिर से खो गई। हमसे बात तो करें। हम कब से अपनी बेटी के साथ बैठने के लिए तरस रहे थे। और आप हैं। बाबा डोंट एक्ट लाइक चाइल्ड, उसने नौटंकी करते हुए कहा। अनुराग मुस्कुराए। ऐसे ही कार्तिका अपने बाबा के साथ काफी देर तक बैठी रही। इधर उधर की बातों के साथ कार्तिका को काफी कुछ याद भी आया। कार्तिका के बारे में लगभग सब चीजें तो वह जान चुकी थी लेकिन शायद अभी भी ऐसा बहुत कुछ था जो पता करना बाकी था। बातों ही बातों में कब वक्त निकल गया कार्तिका को पता ही नहीं चला। तभी उसके कानों ने कुछ ऐसा सुना जिससे कार्तिका की सांसें फिर से अटक गई। शायद अस्मित आज वापस आने वाले हैं। विविध जी ने सुबह ही बताया था। अब पता नहीं क्या होता है। ये सुनकर कार्तिका को हिचकी आने लगी। अपना गला सहलाते हुए वह लगातार अनुराग जी को देख रही थी। अनुराग ने जल्दी से नौकर का लाया पानी कार्तिका को दिया। पानी पीने का बाद कार्तिका ने मुड़कर अपने पीछे सजी उस बड़ी सी हवेली को देखा। हवेली सच में काफी ज्यादा बड़ी थी, बिल्कुल राजा महाराजाओं के दौर की तरह। तभी ये घर सज रहा था, वरना घर की बहू को कौन ही इतना पसंद करेगा कि उसके जगने पर पूरा घर सजाया जाए। अस्मित वापस आने वाला है, ये ख्याल कार्तिका के जहन में ऐसे बसा कि अब उसका मन इन चीजों से उठ गया। अपना जिंदा होना, ये सारी परेशानियां कुछ भी नहीं, सब कुछ भूलकर कार्तिका को बस अस्मित की वह हरी आंखें दिख रही थी। अनुराग ने अपनी बेटी के कांपते हाथ देखे तो वह परेशान होकर बोले, कार्तिका आप ठीक है? हम अभी समधन जी को बुलाकर लाते हैं। वो ही आपको देख रही थी, उन्हें पता होगा आपके साथ क्या दिक्कत है। अनुराग जल्दी से घर के अंदर भागे। कार्तिका डर रही थी, उसने अपने पापा को रोकने के लिए हाथ उठाया लेकिन कुछ कहने के लिए उसके गले से आवाज नहीं निकली। पता नहीं क्यों वह काफी ज्यादा डर रही थी। कार्तिका तुझे अभी मरना नहीं है, खुद से कहते हुए कार्तिका ने अपना दिमाग शांत किया। अस्मित को निकालकर उसने खुद के बारे में सोचा। तब कहीं जाकर कार्तिका को अपने चारों तरफ की हवा महसूस हुई। पता नहीं क्यों जब भी वह हर से ज्यादा डर जाती थी तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी, खासकर जब बात अस्मित की हो। डर से उसकी जान निकलने वाली थी। उसका शरीर इतना ज्यादा कांपने लगता था कि कोई भी साफ तौर पर देख सकता था। कार्तिका जो होगा देखा जाएगा। अब जिंदा है जिसकी वजह से है, उसके कर्म भी तो झेलने पड़ेंगे। आज से तू कार्तिका मिश्रा है। तूने खुद इन्हीं हाथों से अपने पति को पहाड़ी से नीचे फेंका था, ठीक है? अपने चेहरे पर एक थप्पड़ लगाकर कार्तिका खुद के सवालों का जवाब देते हुए बोली, देखा जाएगा। फिर जो होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। कैसे जिए हम इस पापी संसार में। कार्तिका पागल हो चुकी थी। वह पागलों की तरह खुद से बातें किए जा रही थी। किसी रह खुद को सहारा देकर वह उठी कि दोबारा गिर पड़ी। अस्मित कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कार्तिका है, सब ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ वक्त लगा कार्तिका को खुद को शांत करने में, और तब तक मुद्रिका जी भी अपनी बहू को देखने वहां आ गई। कार्तिका के लाख मना करने पर भी उसे फिर से उसी कमरे में फेंक दिया गया जहां उसकी आंखें खुली थी। कुछ दवाइयों के साथ कार्तिका को सुला दिया गया और इसके बाद कार्तिका सो गई। आज उसके अंदर अपने बाबा से मिलने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि नींद में भी उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट छाई हुई थी। एक परिवार मिल चुका था, जिसकी उम्मीद उसे इस जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं हो में सारी तैयारियां हो चुकी थी। शाम होने को आई थी और मुद्रिता की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ मुड़ रही थी। मृणाली जी के पति रौनक ठाकुर भी किसी काम से जा चुके थे। अब घर पर सिर्फ मृणाली जी और मुद्रिका ही थी। बड़ी हवेली में स्तुति भी थी लेकिन उनसे रिश्ता कुछ खास नहीं था तो वो वहां थी भी नहीं। ऐसे ही 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और देखते देखते 5 घंटे निकल गए। रात का खाना बन चुका था। रात के 9 बज चुके थे। मुद्रिता परेशान होकर विविध जी को कॉल करने लगी लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हुई। दीदी आप खाना खा लीजिए, शायद असी आज भी नहीं आने वाला, मृणाली जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुद्रिता की आंखों में आंसू चुके थे। 38 रात के 11 बज चुके थे। विविध और रौनक भी वापस घर आ चुके थे। अस्मित नहीं आया। मुद्रिता अभी भी हो में बैठी अस्मित का इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि उसने कहा है तो वह आएगा। लेकिन वह ये भूल गई कि उनके बेटा उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसकी वजह सभी जानते थे लेकिन सामने कहते कि किसी में हिम्मत नहीं थी। विविध अपनी बीवी के बगल में बैठते हुए बोले, मुद्रिता आपका बेटा वापस नहीं आने वाला।
चलिए सो जाए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। विविध आप सो जाएं, मैं कुछ देर और युग जाती हूँ, शायद वह आ जाए। ये कहते हुए उनकी आवाज में डैक साफ झलक रहा था। वह भी समझ चुकी थी कि अस्मित वापस नहीं आने वाला। विविध ने उन्हें गले लगा लिया। मुद्रिता रोने लगी। अपने पति के गले लगकर वह शिकायत भी क्या करें। गलती उनकी ही थी। शायद उन्हें पहले ही अपने बेटे और अपने बीच की बातों की सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। कम से कम उनका रिश्ता इस हद तक तो खराब नहीं होता। विविध मुद्रिता को किसी तरह मनाकर अपने साथ ले गए। सुबह के 5 बजे कार्तिका का कमरा। कार्तिका की नींद कुछ जल्दी टूट गई। आंखें खोलने पर उसकी नजर सबसे पहले खुली बालकनी से दिख रहे आसमान पर गई। सुबह सुबह सूरज निकल रहा था। हल्का सिंदूरी आसमान काफी खूबसूरत लग रहा था। कार्तिका बिस्तर से उठी तो उसे एक ताजगी महसूस हुई। उसके पैर भी अब अच्छे से काम करने लगे थे। अंगड़ाई लेते हुए कार्तिका ने अपने शरीर को स्ट्रेच किया। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। बालकनी में आकर कार्तिका ने लंबी सांस भरी। देहरादून की तो हवा भी इतनी अच्छी है। मुंबई में तो सांस लेना भी मरने के बराबर था। उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक कार्तिका ने आंखें खोली। कल अस्मित वापस आने वाला था। क्या वो आ गया है? अगर हाँ तो यहाँ इतनी शांति क्यों है? सासू माँ तो अपने बेटे को कोहिनूर से भी कीमती समझती है, फिर वो कैसे अब तक सोई हुई हैं? कार्तिका के कपड़े बदल चुके थे। उसने साड़ी की जगह हल्के आसमानी रंग का सूट पहना था, जिसमें वह आज भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मिरर में खुद को देखते हुए कार्तिका ने उसने इस खूबसूरती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर अब ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। इस खूबसूरती के चक्कर में उसने ना जाने क्या कुछ नहीं सहा। अस्मित का ये प्रारंभ इस चेहरे की वजह से ही तो, वरना उस तेजाब से जल लड़की भी कार्तिक से अलग थोड़ी ना थो। बस खूबसूरत नहीं थी। अपना दुपट्टा बिस्तर पर फेंकते हुए कार्तिका धीमे कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकल गई। कॉरिडोर काफी ज्यादा बड़ा था। कार्तिका को समझ नहीं आ रहा था उसे जाना कहाँ चाहिए। अस्मित तो शायद ऊपर रहता है। उसके मरने के बाद ऊपर वाला फ्लो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अभी शायद खोल दिया हो। गर वहाँ ख्याल होगा तो वहीं होगा, वरना नहीं। आखिरी शब्द कहते कहते कार्तिका के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह धीमे कदमों से हवाली के ऊपर वाले की तरफ चली गई। सुबह के 5 बजे लगभग सभी उठ चुके थे, लेकिन फिलहाल सब अपने काम कर रहे थे। सीढ़ियों के पास आकर कार्तिका ने चैन की सांस भरी और ऊपर चली आई। ऊपर का माहौल नीचे से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिका किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। एक अजीब सा एहसास कार्तिका को कदम रखते ही महसूस होने लगा था। हर एक कदम के साथ कार्तिका को अस्मित के साथ बिताई वह 2 दिन की यादें अपनी आंखों के सामने घुमती हुई दिखने लगी। अस्मित उसे अपनी बीवी की तरह देखकर इतना ज्यादा खुश था कि मुस्कुराहट उसके होठों से जाने का नाम नहीं ले रही थी। बीवी तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें यहाँ देखकर जितना खुश मैं हूं ना उतना कोई नहीं होगा। आइए देखो, ये हमारा कमरा है। मतलब हमारा, अस्मित अपनी तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। कार्तिका ने काफी ताकत लगाकर वह बड़ा सा दरवाजा खोला। एक काफी बड़े कमरे के साथ अस्मित कमरे में चारों तरफ घूमते हुए बोला, ये हमारा कमरा है। आज से आपका भी आपको कुछ बदलवाने की जरूरत महसूस हो तो नौकर से कह दीजिएगा। इसी तरह अस्मित खुशी से उसे घूम घूम कर सभी चीजें दिखा रहा। वहीं कार्तिका दरवाजे पर डरी सहमी खड़ी थी। उसका माथे पर बैंडेज लगा हुआ था। चेहरे पर हल्का सा निशान पड़ा हुआ था। लाल होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। कार्तिका की डरी सहमी नजरें बस अस्मित पर थी, जो सेकंड्स में उसकी तरफ मुड़ा रहा था। बीवी जी, आप कुछ कह नहीं रही हैं? आपको कमरा पसंद नहीं आया क्या? अचानक अस्मित के फेस एक्सप्रेशन के साथ आवाज भी बदल गई, जिससे कार्तिका का शरीर डर से कांप गया। उस डर को उस जगह पर खड़ी कार्तिका आज भी महसूस कर सकती थी। उसका दिल अस्मित की उस सनक को देखकर ही बैठ चुका था। उसकी नजरों से साफ पता चल रहा था कि वह कितना बुरा हो सकता है। अस्मित की यादों से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए कार्तिका की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी यादों में जैसे जैसे अस्मित उसके करीब आ रहा था, कार्तिका की सांसें तेज होती जा रही थी। वह खुद को संभालने में नाकाम थी। दीवार का सहारा लेते हुए कार्तिका कमरे से बाहर निकल गई। वहां खुला कॉरिडोर था जहां से सुबह की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कार्तिका ने उस जगह जाकर लंबी लंबी सांस खींची। कोमा से उठने के बाद कार्तिका को छोटी जगहों में सफोकेशन काफी जल्दी होने लगती थी, खासकर जब वह डरती थी। लगभग आधा घंटा लगा कार्तिका को खुद को शांत करने में। इस बीच वह समझ गई कि अस्मित आया है तो यहाँ नहीं आया है। वह कमरा साफ तो था, लेकिन वहां अस्मित की फ्रेग्रेंस नहीं थी। कार्तिका ने दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और वापस नीचे आई। नहाकर उसने खुद को तैयार किया। अब वह नीचे जाने वाली थी अस्मित को देखने के लिए। कभी ना कभी तो उसे अस्मित का सामना करना ही था, तो फिर आज क्यों नहीं। 39 कार्तिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
उसकी आंखें कैमरा की तरह पूरे घर के कोने कोने की देख रही थी। तभी एक जगह जाकर कार्तिका की नजरें अटक गई। उसके कदम उस तरफ चल पड़े। बड़े से आंगन के बीचों बीच तुलसी का पेड़ लगा था, जिसके पास एक हल्की सफेद साड़ी में बेहद खूबसूरत लड़की हाथ जोड़े खड़ी थी। बंद आंखें, मासूम चेहरा, टोबे से लिपटे गीले बाल जो हल्के हल्के उसके चेहरे पर आ रहे थे। लड़की होने के बाद भी कार्तिका की नजरें उस चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बिल्कुल कोमल, ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की लड़की ना होकर कोई सफेद फूल हो। कार्तिका की नजरें उस चेहरे से हटकर उसके शरीर को चेकआउट करने लगी। नाक में पहनी नोज रिंग जिस पर सफेद डायमंड लगा था, गर्दन के पास दिख रही उस लड़की की कूलर बोन भी काफी अट्रैक्टिव थी। पतली कमर, अच्छी खासी हाइट के साथ वह इतनी ज्यादा प्यारी थी कि क्या कहें। कार्तिका खुद ब खुद उसकी तरफ खींची जा रही थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब से वह उस चेहरे को बस निहारे जा रही है। वहीं सामने खड़ी लड़की अपनी पूजा खत्म कर जैसे ही मुड़ी सामने कार्तिका को देखकर रुक गई। लाल बनारसी में सजी कार्तिका, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, जिस पर मोगरे के फूलों का गजरा लगा था। सिंदूर से सजी मांग और गले में सिर्फ एक बड़ा होने का मंगलसूत्र जिस पर मोर की कारीगरी की गई थी। हाथों में लाल कांच की चूड़ियों के हाथ सोने के कंगन, कार्तिका भी भला की खूबसूरत लग रही थी। सामना खड़ी लड़के के देखने पर कार्तिका के दिमाग में अचानक से कुछ तस्वीरें घूमने लगी, जिसमें यही खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। कार्तिका को सब याद आ चुका था। सामने खड़ी लड़की उसके देवर की बीवी थी, जो शादी के बाद एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। ये याद आते ही कार्तिका को जैसे सदमा लगा हो। इस घर के लड़कों की शादी हमेशा इसी मोड़ पर आकर कैसे रुक जाती थी। कहीं कोई इन लोगों की जानबूझकर तो नहीं मार रहा, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। कार्तिका खुद से बातें कर रही थी। इस बार जब उसने सर उठाया तो वहां कोई नहीं था। चारों तरफ घूमने पर भी कार्तिका को वह लड़की नहीं दिखी। तभी किसी ने उसे आवाज दी, कार्तिका, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इतनी जल्दी क्यों उठ गई? कुछ देर और आराम कर लेती। कार्तिका ने आवाज की तरफ देखा तो वहां मृणाली जी खड़ी थी। कार्तिका छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बुआ कल जल्दी सो गई थी तो आज सुबह नींद टूट गई। मृणाली कार्तिका को अपने साथ हो में ले आई। कार्तिका उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, यह चीज मृणाली जी समझ गई। उन्हें यह समझे भी देर नहीं लगी कि कार्तिका की नजरें किसे ढूंढ रही हैं। उन्होंने उसके हाथों की तरफ देखा जो आपस में कसे हुए थे। मृणाली धीमी आवाज में बोली, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अस्मित नहीं आया है। ये सुनकर कार्तिका ने मृणाली की तरफ देखा। मृणाली उसकी तरफ झुककर धीमी आवाज में बोली, आप परेशान ना हो, हमें सब पता है, आपकी जरूर मदद करेंगे। कार्तिका आंखें बड़ी किए उन्हें देख रही थी। मृणाली उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कार्तिका आप भी तो मेरी बेटी की तरह ही हैं, इसलिए परेशान मत होइए, जो दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे सब बता सकती हैं। कार्तिका खुश तो बहुत थी, लेकिन उसे आदत नहीं थी इतने अच्छे लोगों के बीच रहने की, इसलिए उसे लग रहा था जैसे सभी लोग दिखा तो उसे प्यार रहे हैं, लेकिन असलियत में है कुछ और, शायद इन सबकी इस मासूमियत के पीछे एक बुरा चेहरा हो। कार्तिका कार्तिका कार्तिका, तू मुंबई की गलियों में नहीं है, कब समझेगी तू ये बात? अभी तेरा प्यार से रहना ठीक रहेगा, ज्यादा गलत नहीं सोचते। उसने खुद को शांत किया और होठों पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट सजाते हुए वह बोली, जी बुआ मैं ध्यान रखूंगी। उसने कहा। कुछ देर में घर के बाकी लोग भी नीचे आ गए। मुद्रिता जी का चेहरा कुछ मुरझाया सा लग रहा था। साफ सी बात थी, वह अपने बेटे के ना आने पर काफी मायूस थी। सभी से बातें करते हुए कार्तिका को बहुत सी यादें याद आई। काफी सारी जानकारी मिली जो शायद आगे जाकर उसके बहुत काम आने वाली थी। ऐसे ही दिन बीत गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन, 1 हफ्ता, और देखते ही महीना खत्म होने को आया, लेकिन अस्मित वापस नहीं आया। कार्तिका भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। उसे अब कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अपने उन ख्यालों और बीमारी के बारे में उसने काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये कार्तिका के डर की वजह से था। वह अपने डर से इतना डर चुकी थी कि उसके दिमाग ने खुद ही एक कहानी बनाई जिसमें कार्तिका बुरी चीजों से अच्छी चीजों को हासिल कर पाए। उसका दिमाग उसे वही दिखाता रहा जो वह देखना चाहती है, और शायद इसी वजह से वह अभी जिंदा है, वरना कई मरीज तो कोमा में ही दम तोड़ देते हैं। इतना सब जानने के बाद कार्तिका ने अस्मित को ढूंढने का काम शुरू किया। अपनी पढ़ाई, सब कुछ जितना भी वह जानती थी या जितना कुछ उसे याद आया था, वह सब मिलाकर भी वह अस्मित के बारे में जरा सी भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अस्मित बिल्कुल गायब ही हो चुका है। इसी बीच कार्तिका की नजरें राठौर हवेली में 24 घंटे उसे खूबसूरत सुंदरता को ढूंढती रहती थी जिसे उसने उस दिन देखा था, लेकिन उसे वह उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। कार्तिका जानती थी उस लड़की का नाम आराध्या है।
और भी कुछ यादें थी लेकिन वह काफी पेनफ्यू थी। आराध्या के साथ उसका रिश्ता कभी बना ही नहीं। स्तुति ने अपना बेटा खोया तो उन्होंने राठौर परिवार से अपना नाता ही तोड़ लिया। आराध्या अनाथ थी। शादी होने के बाद एक्सीडेंट होने से वह स्तुति जी की बहू बन चुकी थी, इसलिए वह तब से उनके साथ ही रहती थी। स्तुति जी के पति ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया और राठौर परिवार के ऐश्वर्य को छोड़कर उन्होंने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। तब से वह तीनों घर के आगे वाले हिस्से में कदम तक नहीं रखते थे। ना ही स्तुति और ना उनके पति ध्रुव राठौर तीनों अपने छोटे से परिवार के साथ अच्छे से रहते थे। बस स्तुति कुछ तीखी जुबान की थी, जिनसे बचकर रहना कारिका को ठीक लगता था। वह कुछ भी कह देती थी, उन्हें जरा सा फर्क नहीं पड़ता था इससे उनके परिवार को कितनी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। कार्तिका को आराध्या से मिलने का मन तो करता था लेकिन उसे घर के पिछले हिस्से में जाने की इज्जत नहीं थी। अब जब कार्तिका ठीक हो चुकी थी तो मुद्रिता उसे लेकर मंदिर आ थी। वो हैरान थी इतनी खूबसूरत जगह देखकर। मंदिर से लौटते वक्त कार्तिका की नज़र सड़क को ब्लॉक करके खड़ी भीड़ पर पड़ी। मुद्रिता अभी वापस नहीं आई थी तो कार्तिका भीड़ के अंदर घुसने जाने लगी। जाते हुए उसके कानों में काफी सारे लड़कों के हंसने की आवाज आ रही थी। अरे आराध्या जी, हमें भी अपना आराध्य बना लीजिए, हम भी आपको अच्छे से रखेंगे। वास्तव खत्म होने तक कार्तिका भीड़ के बीच में पहुंच चुकी थी। सामने जो नजारा उसे दिखा उसे देखकर कार्तिका की मुंह खुल गया। सामने सफेद साड़ी में आराध्या खड़ी थी। वह खूबसूरत लड़की जिससे कार्तिका बात करना चाहती थी, जिसकी खूबसूरती पर कार्तिका की नजरें अटक सी गई थी। वहां जीप पर कुछ लड़के बैठे आराध्या को परेशान कर रहे थे। उनमें से एक चेहरा कार्तिका को कुछ जान पहचाना लग रहा था। याद करने की कोशिश करने पर उसे कुछ तस्वीरें याद आई। ये रुद्राक्ष सिंह रजावत है। इसकी तो राठौर खानदान से कुछ खास बनती नहीं है। कहीं आराध्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कार्तिका ने घूरकर अपने बगल में बात कर रहे उन आदमियों को घूरा। साले मदद तो करते नहीं है और आ जाते हैं तमाशा देखने। कार्तिका को कुछ बहुत याद आ रहा था कि रुद्राक्ष सिंह रजावत देहरादून जिले के किसी हिस्से के विधायक का बेटा था, इसलिए वह इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। रुद्राक्ष किसी को भी चिढ़ता नहीं है। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें हो रही थी। आराध्या वहां से जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। तभी किसी ने उसका साड़ी का किनारा पीछे से पकड़ लिया। इस बार कार्तिका का गुस्सा सर चढ़ चुका था। वह गुस्से से आगे बढ़ी कि चटाक की आवाज के साथ वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। आराध्या का मासूम चेहरा गुस्से से लाल था। गुस्से रुद्राक्ष के हाथ से अपना किनारा छुड़ाकर वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। चफौटी। कार्तिका भी हैरानी से आराध्या को जाते हुए देख रही थी। कौन सी सोच सकता था वह पतला सा हड्डियों का ढांचा देहरादून के गुंडे को बिना किसी हेजिटेशन के थप्पड़ लगाकर चला गया था। वाह यार, मैं तो सोच रही थी कुछ करना पड़ेगा मुझे, ये तो कुछ से कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। खुद से कहते हुए कार्तिका ने एक नज़र उस पर लड़के को देखा। लाल कुर्ते के साथ सफेद पैंट्स पहना वह मस्क्यूलर शरीर अभी भी अपनी जगह पर वैसा ही खड़ा था। गहरी काली आंखों के साथ उसका चेहरा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। हल्की हल्की बियर्ड के साथ बाएं कान में पहनी एक सोने की इयररिंग्स उसके चेहरे को और भी चार्मिंग बना रही थी। ये देहरादून है या मुंबई, यहाँ के गुंडे भी इतने अच्छे दिख रहे हैं कि एक्टर्स भी इसके सामने कुछ नहीं है। ब्रो, मेरी आराध्या को ना छेड़ता तो शायद मैं तुझे अपना क्रश बना लेती, लेकिन अब हम दुश्मन के अलावा कुछ नहीं बन सकते। सॉरी ब्रो। खुद में बड़बड़ाते हुए कार्तिका रुद्राक्ष को घूरते हुए वहां से चली गई। जहां रुद्राक्ष की गुस्से में उबलती नजरें आराध्या पर थी वहीं कार्तिका की नजरें उस पर थी। फर्क नजरों का ही था, तभी तो शायद रुद्राक्ष को जल्द ही एहसास हो गया कि किसी की आग उगलती नजरें उसे घूर रही हैं। और जब वह मुड़ा तब तक कार्तिका वहां से जा चुकी थी। रात का वक्त, राठौर हवेली। हवेली के पिछले हिस्से में कुछ ने की आवाज आई जिससे अपने कमरे में बैठी कार्तिका जल्दी से भागकर घर के सबसे ऊपर यानी सेकंड फ्लोर पर चली आई। एक बड़ी सी खिड़की से सर निकालकर देखने पर उसे हवेली के पिछले हिस्से का हो दिखने लगा, जहां हमेशा की तरह सफेद साड़ी पहने वह मासूम लड़की जमीन पर पड़ी थी। स्तुति गुस्से से जमीन पर पड़ी आराध्या के बाल पकड़कर उसका भोला चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से से बोली, बदतमीज लड़की, तुझे समझ क्यों नहीं आता? इस तरह रजावत परिवार से लड़ेगी तो नुकसान मेरा ही होगा। तेरा क्या है, तू तो चली जाएगी। मरने की सोच रही है ना? ले मर, मैं ही मार देती हूँ, यही तो चाहती है ना तू? पहले मेरे बेटे को खा गई, फिर अपने साथ मुझे और मेरे पति को भी ले जाना चाहती है। तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आज मैं ही तुझे मार डालती हूँ। तू क्यों अपने हाथ लगाती है? आराध्या का हाथ पकड़ते हुए स्तुति चाकू से उसे काटने ही वाली थी कि किसी ने उन्हें रोक दिया। स्तुति, ये क्या कर रही हैं आप? उस बच्ची की हालत तो देखिए। स्तुति गुस्से से बोली, ध्रुव तुम तो चुप ही रहो।
मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी तुमने इस अनाथ को बेटी का दर्जा देकर यहाँ रखा और ये महारानी आज रुद्राक्ष सिंह रजावत को थप्पड़ लगाकर आई हैं। और घर आने के बाद अपनी नस काटने की सोच रही थी। वो तो मैं वक्त रहते पहुंच गई, वरना ये मर जाती और मुझे फंसा जाती, क्योंकि पूरा शहर जानता है स्तुति अपनी इस एक दिन की बहू को फूटी आंख पसंद नहीं करती। क्यों यही सोच रही थी ना तू? आराध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह इतनी सॉफ्ट लग रही थी जैसे कोई फूल हो। खुले बाल, चेहरे पर छपी अंगुलियों के निशान, साथ में होठों का पास से निकलता खून साफ बता रहा था कि आराध्या स्तुति गई के हाथों से बुरी तरह पिट चुकी है। कार्तिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदर से काफी तेज गुस्सा महसूस हो रहा था। मन कर रहा था जाकर एक WWE वाला पंच स्तुति के चेहरे पर लगा दे। कार्तिका को अंदाजा भी नहीं था कि आराध्या को देखते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिस तरह का बर्ताव उस लड़की के साथ हो रहा था वह काफी ज्यादा बुरा था। वहीं स्तुति भी अपने पति यानी ध्रुव राठौर को गुस्से से घूरते हुए बोली, ध्रुव इस समझा दो। अब से ये घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। मुझे कोई और तमाशा नहीं चाहिए। पहले ही तुम्हारे छोटे भाई की वजह से रजावत परिवार से हमारी दुश्मनी चल रही है। वह किसी भी कीमत पर इस थप्पड़ को इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगा। स्तुति गुस्से से एक कदम आराध्या की तरफ बढ़ी तो कांपती आराध्या 2 कदम पीछे घिसकर गई। और तू अजर, इस बार तू मेरी बात बिना सुने घर से बाहर निकली तो अब तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, कहकर स्तुति गुस्से में वहां से निकल गई। स्तुति हमारी बात तो सुनो, तुम कैसे इस छोटी सी बच्ची को। ध्रुव ने अपनी बीवी को रोकने की कोशिश की लेकिन स्तुति नहीं रुकी। अपने कमरे में जाकर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अपना सर झटकते हुए ध्रुव आराध्या के पास आए। उसे जमीन से उठाते हुए वह बोले, आराध्या ये जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप भी इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाकर कुछ अच्छा नहीं करने वाली थी। स्तुति भले ही गलत कर रही थी लेकिन वह सही बात कह रही थी। और कहते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। हम माफी मांगते हैं। हमारी बीवी ने जो किया गलत किया। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। आराध्या की आंखों में आंसू थे। ध्रुव के जुड़े हाथ को नीचे करते हुए उसने अपनी आंखें साफ की और स्तुति के कमरे में जाकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर से चोरी छिपे देख रही कार्तिका की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। गुस्से में अपने सामने दीवार पर पैर मारते हुए वह खुद से बोली, ये लड़की ये खुद क्यों उस औरत के कमरे में पीटने गई, जब साफ पता चल रहा है वह इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए कार्तिका के दिमाग में सिर्फ आराध्या ही चल रही थी। जब से वह इस घर में आई थी वह एक चेहरा जो उसे अनुराग के बाद सबसे ज्यादा अफेक्ट डालता था वो आराध्या का था। शायद उसकी सासू मां मुद्रिता जी से भी कई ज्यादा कार्तिका आराध्या से बातें करना चाहती थी, लेकिन वह कर नहीं पाए। बस दूर से ही देखना और सब खत्म, लेकिन कुछ था जिसे वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। कार्तिका कहीं तुझे लड़कियां, ये शब्द जुबान पर आते ही वह मुस्कुराकर खुद से बोली, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। मैं एक लड़की हूं जिसे लड़के पसंद हैं। ये तो बस जरा सा अट्रैक्शन है जो किसी को भी हो सकता है। लेकिन लड़की से अट्रैक्शन? कार्तिका के दिमाग ने सवाल किया। नहीं, मैं लड़कियों को पसंद नहीं करती, वो तो बस ऐसे ही। कल ही मैं जाकर अपना टेस्ट करवाऊंगी, फिर देखते हैं कौन सच कह रहा था। खुद से प्रॉमिस करते हुए कार्तिका उल्टे पैर दौड़ते हुए वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। अब उसका मन कर रहा था कि वह सो जाएगी और सुबह आंखें खुलने पर सीधा डॉक्टर के पास दौड़ लगा देगी और फिर उसे सबूत मिल जाएगा कि वह क्या है। कार्तिका के दिमाग में अब ये नहीं था कि उसने अभी अभी आराध्या को स्तुति के कमरे में जाते हुए देखा था। अब बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे लड़कियां पसंद थी, वह भी उसका देवर की बीवी। ये सब सोचते हुए कार्तिका का दिमाग फटा जा रहा था। ये सब सच में काफी ज्यादा बुरा था। बिस्तर पर इधर से उधर लुढ़कने हुए लगभग 3 घंटे बाद आखिरकार कार्तिका सो ही गई। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।